Hello everyone, I am Sapna Dhani Sharma from Learning Center. Today I am back with part 2 of chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together by Garden Cook and Ellen East. This is chapter number 2 of class 11 and this is the part 2 of this chapter. If you didn't see part 1, so you can see part 1's link in description. तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो नरेटर थे वो अपनी फैमिली के साथ एक सी वॉयेज पर जाते हैं और आधी जर्नी तो उनकी बिल्कुल पीसफुली बीत जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से, और लेकिन जो उनकी आगे की जर्नी होती है उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ट्रबल उनके साथ होते हैं, बड़ी बड़ी लहरों का उन्हें सामना करना पड़ता है। उनकी शिप में बहुत सारा पानी भर जाता है, वो उस पानी को निकालने में और अपनी जान को बचाने में लगे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2 and along with the explanation I will tell you difficult word meaning also. So let's start. The pump had the water level sufficiently under control us to take 2 hours rest in rotation. अब जब 3 जनवरी की सुबह हुई फाइनली पंप ने इतना पानी निकाल दिया था शिप में से कि अब वो खतरे से बाहर थे। नाउ दे आर आउट ऑफ डेंजर। अब वो लोग क्या कर रहे थे, हर 2 घंटे बाद एक इंसान रेस्ट ले रहा था। तो अभी तक वो लोग नॉन स्टॉप वर्क कर रहे थे, नॉन स्टॉप काम कर रहे थे क्योंकि अपनी शिप को बचाने में लगे हुए थे। शिप में से इतना पानी निकालने में लगे हुए थे कि जिससे कि उनकी जान बच जाए। और अब जब पानी का जो लेवल था वो खतरे से बाहर हुआ तो वो लोग अब हर 2 घंटे में एक पर्सन रेस्ट ले रहा था। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रीफ फ्रेम्स एंड smashed down to the keel. Meaning of smashed means होता है something badly broken and meaning of keel is steel structure along the base of the ship. राइटर कहते हैं कि उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था कि शिप में अभी भी कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है, कहीं ना कहीं शिप का जो एरिया है वो टूटा हुआ है जहाँ से पानी शिप के अंदर आ रहा है। और फिर जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि ये जो लीकेज थी ये वाटर लाइन के नीचे थी। और फिर जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि शिप की जो मेन रिब फ्रेम थी वो क्या थी, सारी की सारी बुरी तरीके से टूट चुकी थी, सबके सब बुरी तरीके से टूट गए थे। और जो शिप का स्टील स्ट्रक्चर था वहाँ तक ये सारी चीज़ें डैमेज हो गई थी और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था उनकी शिप को। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टार्टबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। अब राइटर कहते हैं कि शिप की जो स्टार्टबोर्ड वाली साइड थी उस साइड का जो फ्रेमवर्क था वो पूरी तरीके से टूट चुका था और उसे जोड़ने के लिए कुछ भी अलमारी का जो पार्टीशन थी जो कि इंटैक्ट थी, जो कि उस साइड को जोड़ के रखे हुए थी। We had survived for 15 hours. Since the wave hit but we walker would not hold together long enough to us to reach Australia. पिछले 15 घंटे तो उन्होंने सर्वाइव कर लिया। अब भी वो सेल कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन नरेटर को ये पता था कि वो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो रास्ते में ही ऐसी कोई उन्हें जगह चाहिए थी जहां पर वो रुक सकें। ऐसी वो उम्मीद कर रहे थे कि हमें ऐसी कोई जगह मिल जाए जिससे कि हम रास्ते में रुक सकें। I checked our chart and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. अब राइटर जो उन्होंने अपने चार्ट्स निकाले, मैप्स निकाले और उन्हें कैलकुलेट किया कि उन्हें रास्ते में जो छोटे छोटे आइलैंड पड़ते हैं जो कि कुछ 100 किलोमीटर वहाँ से दूर थे ईस्टर्न डायरेक्शन में। तो उन्हें इन आइलैंड को उन्होंने ढूंढना शुरू किया। One of them, Isle Amsterdam, and was a French scientific base. Our only hope was reach the pinpricks in the vast ocean. तो अभी जो आइलैंड थे इनमें से एक आइलैंड का नाम था आइल आर्मस्टैम्स। आइल आर्मस्टैम्स था एक आइलैंड का नाम। ये एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। ये आइलैंड जो है फ्रांस की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर उन्होंने एक साइंटिफिक बेस सेटअप किया हुआ है, ऑब्जर्वेट भी सेटअप की हुई है। अब राइटर कहते हैं कि ये जो आइलैंड थे ये इन पिन प्रिक की तरह थे, जैसे कि सुई या पिन का छोटा सा निशान होता है उसी तरह इतने बड़े ओशियन में ये जो आइलैंड थे एक पिन प्रिक की तरह थे। मतलब एक जो पिन का डॉट होता है, इतने बड़े ओशियन में ये आइलैंड एक सुई की नोक के बराबर थे। तो हमें क्या है, इन्हें ढूंढना था। But unless the wind was seas abated, so we could hoist sail, our chance would be slim indeed.
तो अब वो कहते हैं कि लेकिन एक चीज़ की ज़रूरत थी, हवा की जो इंस्टेंसी थी वो बहुत कम हो जाए या थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, उसकी इंटेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो राइटर चाहते थे कि उसकी इंटेंसी थोड़ा कम हो जाए, ये जो लहरें थी ये थोड़ी शांत हो जाएं, तभी वो अपने सेल को हॉइस्ट कर सकते थे। यानी कि जो सेल है, जो पर्दा है, उसकी मदद से उनकी शिप चलती है, तभी वो उसे लहरा सकते थे। तो उसको लहराने के लिए उन्हें चाहिए था कि हवा धीरे धीरे चले, लहरें धीरे हो जाएं। तो इसलिए राइटर को लग रहा था कि इन आइलैंड तक भी पहुंचने की जो चांसेस हैं वो स्लिम है, कम है। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। ऑक्सिलरी इंजन मीन्स होता है सेकेंडरी इंजन, जो दूसरा इंजन था जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए था, वो भी उसने भी काम करना बंद कर दिया था। अब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो गई थी कि उनका जो सेकेंडरी इंजन था उसने भी काम करना बंद कर दिया था। ऑन January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. 4 जनवरी को 36 घंटे हो गए थे और वो लोग कंटिन्यूसली वो पानी को शिप से बाहर निकाल रहे थे, और फाइनली शिप में पानी का जो लेवल था शिप में कुछ ही सेंटीमीटर डीप था, मतलब वो आउट ऑफ डेंजर वो हो गए थे। पानी का जो लेवल था शिप में वो कुछ ही सेंटीमीटर रह गया था। Then now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the main mast. अब उनका एक ही एम था, वो उनकी एक ही उम्मीद थी, एक ही चाहत थी उनकी, शिप में और पानी भरने से रोकना। शिप में जो होल हो गए थे, जहाँ तक शिप में डैमेज हो गया था, वहाँ से पानी अंदर ना घुसे, यही उनका एम था। और अभी तक वो मास्ट के ऊपर सेल नहीं लगा पाए थे, इसलिए उनकी शिप की जो स्पीड थी वो भी बहुत कम थी। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section on the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for the I-3 to Iceland were. रिगिंग मीन्स होता है द रोप्स एंड वायर्स, एंड हल मीन्स होता है द फ्रेमवर्क ऑफ द वेसल। राइटर कहते हैं कि अगर हम सेल को लहराते, उससे क्या होता, फ्रेमवर्क के ऊपर प्रेशर पड़ता, रस्सी का प्रेशर पड़ता और वो टूट जाता, क्योंकि जो एक साइड से डैमेज हो चुका था, इसलिए उन्होंने सेल को नहीं लहराया। उन्होंने सिर्फ स्टॉर्म जिप को हॉइस्ट किया और उसकी मदद से उन आइलैंड की तरफ वो चल पड़े। Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal almost 2 days. अब मैरी यानी जो नरेटर की वाइफ थी, इन्हें कुछ खाने के लिए ढूंढा, कुछ कॉर्न बीफ मिला उन्हें खाने के लिए, कुछ क्रैकर बिस्किट्स मिले, और 2 दिनों में पहली बार उन लोगों ने कुछ खाया था। इट मीन्स वो लोग 2 दिनों से भूखे थे, उन्होंने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। But protect the weekend starboard side, I decided to have to with the undamaged port hull facing the oncoming waves using the improved sea anchor, a heavy nylon rope and 22 liters plastic barrel of paraffin. अब आगे क्या होता है, राइटर ने सोचा कि जो ये स्टारबोर्ड का साइड है, जो फ्रेमवर्क है इसका, जो कि डैमेज हो चुका है, उसे बचाने के लिए उन्होंने एक एंकर बनाया। उन्होंने ये एंकर बनाया मोटी नायलॉन की रस्सी का, उसे 2 प्लास्टिक के बैरल के साथ उसे बांध दिया, और जो बैरल पैराफिन के थे और इनकी जो कैपेसिटी थी वो 22 लीटर्स ईच बैरल थी। व्हाट इज़ बैरल? बैरल इज़ अ बिग कंटेनर। तो राइटर इस नायलॉन की रस्सी को ऐसे बड़े बड़े 2 कंटेनर के साथ बांध दिया उन्होंने, और उसे एंकर की तरह यूज़ करने लगे शिप को सहारा देने के लिए, ताकि शिप तूफान के साथ आगे आगे जाकर पानी में डूब न जाए। तो उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। देन that evening, Mary and I sat together holding hands, and the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt and was very near. अब जो राइटर है उनकी वाइफ को ये लग रहा था कि अब वो मरने वाले हैं, मतलब उनकी सिचुएशन, वो इतने ज़्यादा डेंजर में फंस गए थे, उन्हें लगता था कि वो मरने वाले हैं, क्योंकि जो लहर आ रही थी, जो शिप की हर लहर के साथ पानी उनकी शिप में भरता जा रहा था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा वो डिसहर्टन फील कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जो उनका एंड है वो बहुत ही ज़्यादा अब नज़दीक।
But we Walker rode out the storm by the morning of January 6 with the wind easing. I tried to get a reading on the sextant. What is sextant? Sextant is an instrument with the graduated arc of 60 degrees of taking एल्टीट्यूड्स एंड नेविगेशन. सेक्सटेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके साथ साथ आप अपनी पोजीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं. आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस एल्टीट्यूड पर हैं और आप अपना रास्ता नेविगेशन भी उसमें कर सकते हैं, अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं. तो राइटर कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिसहर्टन थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन वे वॉकर बहुत स्ट्रांग थी. उसने इस तूफ़ान का भी सामना कर लिया. और 6 जनवरी को जब सुबह हुई तो हवा थोड़ी सी कम हो गई और उन्होंने सेक्सटेंट के ऊपर रीडिंग ली अंदाज़ा लगाने के लिए कि अब वो कहाँ पर हैं. Then back in the chart room I work on wind's speed, changes of course, drift and current effort calculate our position. अब राइटर आगे कहते हैं कि शिप की पोजीशन चेक करने के लिए उन्होंने किन किन चीज़ों की मदद ली. उन्होंने चार्ट बोर्ड उनका जो चार्ट रूम था उसमें जाकर हवा की स्पीड को कैलकुलेट किया, उससे होने वाले रास्ते में जो बदलाव है उनको कैलकुलेट किया, करंट के साथ उनकी शिप ड्रिफ्ट कर रही थी उसे कैलकुलेट किया और फिर अंदाज़ा लगाने के लिए कोशिश की कि वो किस लोकेशन पर है. The best I could determine was we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65-kilometer wide Iceland. अब जब उन्होंने हिसाब किताब लगाया तो उन्हें लगा कि वो जिस ओशियन के हिस्से में है उसका टोटल एरिया कितना है 1,50,000 किलोमीटर. इसमें 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे हैं वो. ये आइलैंड बहुत ही छोटा है. समुद्र का एरिया देखिए कितना है 1,50,000 किलोमीटर का और आइलैंड का जो वर्थ है वो कितना है 65 किलोमीटर. तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था. इतने बड़े समुद्र में इतने छोटे से आइलैंड को ढूंढना ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो रहा था. While I was thinking, Shue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she made. तो अब जो शू थी वो उनके पास आई, उनकी जो बेटी थी, और वो बेचारी दर्द से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थी. शू के सिर का जो लेफ़्ट पार्ट था वो बहुत बुरी तरह से सूज चुका था. उसकी आंखें भी सूज गई थी, पूरी ब्लैक हो गई थी और उसकी आंखें के सिर्फ स्लाइड्स दिखाई दे रहे. स्लाइड्स मीन्स होता है किस टाइप का, मतलब उसकी आंखों के जो आसपास का हिस्सा था वो तो सूज गया था और उसकी क्या है आंखें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी. उसकी आंखों के आसपास का पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा सूज जाने के कारण उसकी जो आंखें थी वो स्लाइड्स दिख रही थी. शू ने एक कार्ड बनाया था अपने फादर के लिए और वो लाके उसने अपने फादर को दिया. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh? I laugh a lot as well." कैरिकेचर्स मीन्स होता है पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ कार्टून. इस टाइप की पिक्चर उस कार्ड पे शू ने बनाई थी. शू ने अपनी मॉम एंड डैड के लिए कार्टून इमेजेस बनाए हुए थे और साथ ही साथ लिखा था उसमें जो ये टेक्स्ट लिखा था कार्ड के फ्रंट पर. आगे देखते हैं कौन सा टेक्स्ट शू ने लिखा था. इनसाइड वॉज अ मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज था. ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. Somehow we had to make it. अब उस कार्ड के अंदर एक मैसेज था तो उसमें लिखा था Oh how I love you both, so this card to say thank you and let's hope for the best. तो शू अपने फादर को हिम्मत दे रही थी, उनकी हिम्मत को बढ़ा रही थी. राइटर ने ये सोचा कि किसी न किसी तरह उन्हें सर्वाइव करना है, उन्हें अपनी शिप को बचाने की पूरी कोशिश करनी है. उन्हें अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें मिल रही थी, हिम्मत मिल रही थी. I checked and rechecked my calculations. We had lost our main campus and I was using a spare which had been corrected for magnetic variation. तो अब जो राइटर हैं वो आगे कहते हैं कि वो बार बार कैलकुलेट कर रहे थे, वो चेक कर रहे थे, रीचेक कर रहे थे कि कहीं क्योंकि वो गलत नहीं होना चाहते थे. उनका जो मेन कैंपस था जिससे वो डायरेक्शन का हिसाब लगाते थे वो खो चुका था और उनके पास एक स्पेयर कैंपस था, लेकिन मैग्नेटिक की वजह
की वजह से होने वाली जो वेरिएशन थी, यानी कि जो एरर्स थे, जो गलतियां थी, उनके लिए ये कैंपस ठीक नहीं था। मतलब ये पूरी तरह से सही जो अंदाज़ा था वो नहीं दे रहा था। तो कैंपस से अगर वो अंदाज़ा भी नहीं लगाते तो उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं था। मतलब ये जो कैंपस था इससे वो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते थे, कोई इसमें एक्यूरेशन नहीं थी। I made an allowance of this another estimate in the fluence of westerly currents with flow थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। अब राइटर ने सोचा कि ये जो कैंपस है इसमें कुछ एरर हैं, कुछ गलतियां हैं, तो हो सकता है कि इसका जो मार्जिन, तो उन्होंने इसका जो मार्जिन रखा वो अपने हिसाब से, और साथ ही साथ इंडियन ओशियन के हिस्से में जो वेस्टर्न करंट फ्लो करता है, यानी कि जो पानी का बहाव है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, उस करंट को भी उन्होंने अपने मार्जिन में ऐड कर लिया और उन्होंने फिर इसका अंदाज़ा लगाया कि उन्हें कितनी डिग्रीज़ की डायरेक्शन में जाना है। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 85 degrees। अब वो बताते हैं कि फाइनली राइटर ने हिसाब लगाया, उन्होंने वो डेक पर गए, उन्होंने लैरी को कहा, लैरी वो जो क्रूमैन उन्होंने हायर किया था, उन्होंने कहा कि स्टेयरिंग को घुमाओ 185 डिग्रीज़ की डायरेक्शन में ले चलो। इफ़ वी वर लकी I told him that a condition I did not feel he could expect to see island as about 5 p.m. तो अब वो आगे हमें बताते हैं कि उन्होंने, उनका जो क्रूमैन था लैरी, उसे कहा कि जो स्टेयरिंग है उसको 185 डिग्रीज़ में घुमाओ और उधर ले चलो। अगर हम लकी होंगे तो हम शाम को 5 बजे तक आइलैंड पहुंच जाएंगे। राइटर कहते हैं कि मैं तो डिटर्मिनेशन के साथ बोल रहा था, लेकिन जो लैरी था उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे मुझ पे भरोसा नहीं है, उसकी मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने स्टेयरिंग को घुमाया 185 डिग्रीज़ की ओर और वो उसी डायरेक्शन में चलने लगा। Then with a heavy heart I went below, climbed to my bunk and amazingly dozed off। अब वो बताते हैं dozed off का मीनिंग होता है went off to sleep, डोज्ड ऑफ, वेंट ऑफ टू स्लीप। तो अब क्या हुआ आगे, जो राइटर थे उस टाइम हो रहा था, दिन के 2 बज रहे थे, दोपहर के 2 बज रहे थे। उन्होंने लैरी से कहा कि 185 डिग्री की स्टेयरिंग को घुमाओ और 5 बजे शाम तक हम आइलैंड में देख पाएंगे, पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चले गए और वहां जाकर वो सो गए। तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि इतनी टेंशन के माहौल में, ऐसे सिचुएशन के माहौल में वो आखिर सो कैसे सकते हैं। When I woke, it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed Iceland, and with a sail we had left and could not hope beat back to the westerly winds। अब राइटर उठे, शाम को 6 बज गए थे, उस टाइम अंधेरा हो रहा था। उन्होंने सोचा कि हम आइलैंड पर नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि 65 किलोमीटर वाइड इस स्ट्रक्चर ऑफ लैंड को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उन्हें ये पता था कि ये जो सेल बचा है उसके साथ वो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो क्या होगा, वहीं पर वो डूब जाएंगे समुंदर में। और उनकी सिर्फ एक ही आशा थी, उन्हें ये आइलैंड मिल जाए, अदरवाइज़ वो वेस्टर्ली विंड है और जो ओशियन है वो उसे पार करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो जाएगा और वो वहीं डूब जाएंगे, मर जाएंगे। एट दैट मोमेंट अ tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. She was right behind him. तो अब क्या हुआ आगे? Meaning of tousled hand is means disarranged hair of the narrator's son। मतलब उनके जो बेटा था जॉनथन, उसके जो हेयर्स थे वो डिसअरेंज थे। तो राइटर सोच ही रहे थे कि उनका बेटा जॉनथन, जिसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, उसने कहा कैन आई हैव यू हग। उसने अपने फादर से कहा कि फादर कैन आई हैव यू हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। जॉनथन ने अपने फादर से कहा। और शूबी क्या थी, वहीं पे खड़ी थी। वाई
आई एम गेटिंग अ हग नाउ आई आस्क। तो फिर मैंने उनसे पूछा बच्चों से कि तुम मुझे हग क्यों करना चाहते हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तो जो उनका बेटा था उसने कहा कि आप क्या हैं, दुनिया के बेस्ट डैडी हैं और बेस्ट कैप्टन हैं मेरे सन ने, यानी जॉन ने उन्हें रिप्लाई किया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफेड वाई यू मस्ट बी सेड शू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट बॉयज यू फाउंड द आइसलैंड। वट आई शाउटेड। तो अब जो राइटर थे वो डिसअपॉइंटेड थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था अभी कि उन्होंने आइलैंड ढूंढ लिया है, उन्हें आइलैंड मिल गया है। इसीलिए वो जॉन से उन्होंने कहा कि मैं डरा हुआ हूँ, आज मैं फेल हो गया हूँ क्योंकि आज मैं ये साबित नहीं कर पाया कि मैं एक अच्छा कैप्टन हूँ, सबसे अच्छा डैडी हूँ। शू ने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको प्राउड होना चाहिए कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो, सबसे अच्छे कैप्टन हो, क्योंकि हमने आइलैंड ढूंढ लिया है। और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए और वो चिल्लाए खुशी से। व्हाट आई शाउटेड, मतलब वो खुशी से चिल्लाए कि क्या, मतलब ये सच है कि हमने आइलैंड को ढूंढ लिया है। इट्स आउट देयर इन अ फ्रंट ऑफ अस, दे क्लोज्ड एंड बिग एज अ बैटलशिप। तो अब जो दोनों बच्चे थे वो इतने एक्साइटेड थे, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, आइलैंड हमारे सामने है, वो एक बैटलशिप जितना है। Then I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. तो अब जो राइटर थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बात सुनकर उन्होंने क्या, वो डेक पर गए और उनके सामने आइल आर्म्सलैंड को देखा और वो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील कर रहे थे। फाइनली उन्हें ये आइलैंड मिल गया था। It was a bleak piece of volcanic rock with a little vegetation and the most beautiful island in the world. Bleak means होता है an area of land lacking vegetation। तो अब जो राइटर थे आइलैंड आर्मस्टेड में जब वो पहुंच गए थे तो उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं हमें यहाँ पे कि ये जो आइलैंड था, ये जो आइल आर्मस्टेड था, ये एक छोटा सा अनहैबिटेड एरिया था, एक बहुत छोटा सा आइलैंड था। इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, एक पत्थर सा था छोटा सा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती थी, बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एरेक्ट होते रहते थे, थोड़ी सी वेजिटेशन थी वहाँ पे। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो आइलैंड था वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड था। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनकी सर्वाइवल का लास्ट होप था, इसलिए उनके लिए आइलैंड इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants in island cheered as help us ashore। तो एंकर्ड मीन्स होता है टू मूव द शिप टू द सी बॉटम। अगर आपको शिप का जो को पार करना होता है समुद्र में ताकि वो हिले डुले ना, तो एक एंकर के साथ जोड़ के एंकर को सी बेड में घुसाना होता है जिससे कि वो शिप वहाँ पर फिक्स हो जाती है। ऑफ शोर मीन्स होता है सिचुएटेड एट द सी सम डिस्टेंस फ्रॉम द शोर, समुद्र के किनारे से थोड़ी दूरी पर। शोर मीन्स ऑन द शोर ऑफ लैंड, यानी समुद्र के किनारे पर आना। तो उन्होंने अपनी शिप को समुद्र के किनारे पर खड़ा कर दिया और रात अपनी शिप में उन्होंने बिताई। अगली सुबह आइलैंड के जो 28 इनहैबिटेंट थे उन्होंने इनकी मदद की। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful to optimize under the stress, and of Mary, who stays at the wheel for those crucial hours। तो अब optimize means होता है hopeful and confident। अब जब फाइनली राइटर फिर ज़मीन पर पहुंच गए थे तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड वो फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वो रिलीफ फील कर रहे थे। उन्होंने उनके जो क्रूमैन थे लैरी और हर्बी क्रूमैन के बारे में सोचा कि वो कितने चीयरफुल हैं, उन्होंने वो कितने ज़िंदा दिल हैं, कितने पॉजिटिव हैं, इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी उन्होंने होप नहीं छोड़ी। और फाइनली आज उनका ये रिज़ल्ट उनको मिल रहा है कि वो लोग ज़िंदा हैं। और अपनी वाइफ मैरी के बारे में उन्होंने सोचा कि उसने भी कितना धैर्य रखा, उसने कितनी हिम्मत दिखाई, जिस वजह से कि आज ये लोग सब बच गए हैं।
Most of all, I thought of 7-year-old girl who did not want us to worry about the head injury, which subsequently took 6 minor operations of remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old wife who was not afraid to die. तो फिर राइटर अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। उनकी बेटी शू, जो कि सिर्फ 7 साल की उम्र की थी लेकिन इतनी बहादुर थी, उसने अपनी इंजरी के बारे में किसी को नहीं बताया, जिसे ठीक करने के लिए उन्होंने उसे 6 बार ऑपरेट किया। 6 बार उसका ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि बार बार वहाँ पे ब्लड के जो कॉर्ड थे वो बन जाते थे उसकी स्किन और स्कुल के बीच में। उनका बेटा था जॉनथन, वो भी मरने से डर नहीं रहा था। उसने अपने फादर से कहा था कि जब तक हम साथ में हैं हम मरने से डरते नहीं हैं। सो एंड दिस वी कैन कम टू एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I hope you understood the chapter, and for many more videos please do subscribe to our channel Learning Center. Goodbye.